और मैंने बताया कि मैं इस देश का जो सबसे बड़ा विधान है, संविधान का छात्र हूं। मैं उस संविधान का छात्र हूं। मैं पिछले 28 सालों से उस संविधान को पढ़ रहा हूं और पिछले 21 सालों से उस संविधान को पढ़ा रहा हूं। जो बाबा साहब ने संविधान लिखा है ना, मैं उस संविधान का प्रोफेसर हूं। मैं वकील जो बनते हैं उनको पढ़ाता हूं, वो संविधान ही पढ़ाता हूं। तो बाबा साहब का जो संविधान है, हमें उसको पढ़ना है और बाबा साहब के संविधान के मुताबिक हमें अपना आचरण करना है। ये समता का संविधान है, ये समानता का विचार है, समानता का सिद्धांत है। और बाबा साहब के समानता के सिद्धांत को मानने के लिए बाबा साहब के बनाए हुए संस्थाओं को मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि लॉ का छात्र हूं, संविधान का छात्र हूं। तो कानून का छात्र होने के नाते मैंने एक कानून और पढ़ा है। वैसे तो बहुत सारे पढ़े हैं, लेकिन जिसके बारे में बताना चाह रहा हूं। आपके पास प्रॉपर्टी है ना घर में, मतलब सबके यहाँ कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है। ये भी प्रॉपर्टी है जिसमें बैठे हैं। इसकी ट्रांसफर कराई होगी, रजिस्ट्री कराई होगी, लिया होगा, कुछ तो कराया होगा ना प्रधान जी, ये है ना। तो जब किसी भी प्रॉपर्टी को, संपत्ति को आप हस्तांतरण करते हैं, इनकी ट्रांसफर करते हैं, तो उसके लिए एक कानून बना 1882 में। और 1882 में जो बना कानून, उसमें एक प्रावधान बनाया, उसको बोलते हैं सेक्शन 35। सेक्शन 35, सेक्शन 35 में 30 और 5, 35 में क्या है कि आपको प्रॉपर्टी का चुनाव करना है। तो प्रॉपर्टी का चुनाव का मतलब है कि जो चुनाव करोगे ना, तो वो पूर्ण होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली और आपकी नाम प्रॉपर्टी होगी और आप ये चाहो कि प्रॉपर्टी तो मेरी हो गई, लेकिन इसका बिल जो है ना बिजली का, ये वो पुराने वाला आदमी भरता रहे जिसके नाम पर लेती। ऐसा हो सकता है? हो सकता है क्या? आपका चुनाव पूर्ण रूप से होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं। अब मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आपने बाबा साहब का चुनाव किया है कि नहीं। भाई, आपके पास दुनिया तरीके के लोग हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से अलग अलग काम किए, तो आपने उनमें से बाबा साहब को चुना है कि नहीं चुना? मान लिया 10 आदमी हैं, उसमें महात्मा गांधी भी है, जवाहरलाल नेहरू भी है, वल्लभ भाई पटेल भी है, ठीक है, और बाबा साहब भी हैं, और 5-7 लोग हैं। आपको ये कहा जाए कि भाई इनमें से एक व्यक्ति को आप चुनिए, तो आप किसको चुनोगे? बाबा साहब को। कानून क्या कहता है कि जिस व्यक्ति को चुनना है उसको पूर्णतः चुनिए। ये नहीं कि बाबा साहब को हमने इसलिए चुन लिया कि हमने शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाना है, हमने बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट बनवाना है, हमने महिला सम्मान वृद्धि के लिए सर्टिफिकेट बनवाना है, इसलिए हमने बाबा साहब को चुन लिया। अच्छी बात है, इतने अलग अलग लोगों में से आपने बाबा साहब को चुना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं कहता हूं कि बाबा साहब को पूर्ण रूप से चुनिए। और पूर्ण रूप से चुनने का मतलब है कि बाबा साहब ने जो संस्थाएं बनाई, भाई आज हमारे सामने, हमारे बीच में फिजिकल तौर पे, शारीरिक तौर पे तो बाबा साहब नहीं है ना, नहीं है ना। वैचारिक तौर पे हमारे बीच में है वो अपनी बनाई हुई संस्थाओं के माध्यम से हमारे बीच में है वो। और उन्होंने संस्थाएं कौन कौन सी बनाई थी, मैं आपको बता देता हूं।
सुनने की बात है, ध्यान से आराम से सुनते रहिए। बाबा साहब ने संस्थाएं बनाई 5। सबसे जो पहली संस्था बनाई वो 1920 में बनाई। आपने कभी नाम सुना होगा मूक नायक। मूक नायक नाम का एक पत्र बाबा साहब ने निकालना शुरू किया, जिसका बाद में नाम बदल के बाबा साहब ने रख दिया बहिष्कृत भारत। उसके बाद बाबा साहब ने उसका नाम रख दिया जनता। उसके बाद उसका नाम रख दिया समता। और बाद में 4 फरवरी 1956 को, जिस वर्ष बाबा साहब हमें छोड़ के गए, उस वर्ष 4 फरवरी 1956 को बाबा साहब ने इसका नाम रख दिया प्रबुद्ध भारत। और वो प्रबुद्ध भारत को चलाने के लिए प्रेस लगाई, प्रिंटिंग प्रेस। और वो बाबा साहब ने, क्योंकि बाबा साहब का भी अपना परिवार था, बाबा साहब का भी बेटा था और उसके आगे बच्चे भी हुए हैं, तो इसलिए उस बेटे को कहा कि भाई तू अपना घर परिवार चलाने के लिए ये प्रेस मैं तेरे को देता हूँ, तो अपने इससे काम भी करता रहना समाज का और अपना घर परिवार भी चलाना। तो वो संस्था उनके परिवार के पास चली गई, बाबा साहब के परिवार के पास है। दूसरे नंबर पे जो संस्था बनाई बाबा साहब ने, वो संस्था बनाई 1927 में। और वो संस्था बनाई 19 मार्च 1927 को। 19 मार्च 1927 को वो संस्था बनाई, उसका नाम रखा समता सैनिक दल। कितने लोगों ने सुना है समता सैनिक दल का नाम? सुना है कभी? आप तुम्हारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आप भी ना कह दोगे तो फिर हम आपको थोड़ी बख्शेंगे, है ना? मतलब ज्यादातर लोगों ने समता सैनिक दल का नाम नहीं सुना है, यही ना? समता सैनिक दल बाबा साहब ने इस समाज में समता स्थापित करने के लिए बनाया था। उसकी अपनी एक वर्दी होती है, जैसे आप पुलिस वाले देखते हो ना चौक पे, जो ट्रैफिक पुलिस वाले वाइट सी ड्रेस पहन, लगभग ऐसी सी ड्रेस होती है उनकी, और टोपी बैज वैज सब कुछ होता है। कभी ना ये बच्चों को मैं थोड़ा सा कह रहा था कि मोबाइल पे सारे दिन लगे रहते हैं ना, समता सैनिक दल एक बार इस पे मोबाइल पर टाइप करके देखो, आपको पता लग जाएगा, ड्रेस वर्दीधारी लोग दिखेंगे आपको। वो बनाया बाबा साहब ने समता सैनिक दल, और वो समता सैनिक दल आज भी विद्यमान है। जल्दी हरियाणा में हम उसकी यूनिट खड़ी करने जा रहे हैं। उस समता सैनिक दल का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, जो ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं, मैं राष्ट्रीय लेवल पर उस ट्रेनिंग देने वालों का हिस्सा हूँ। समता सैनिक दल वालों को ट्रेनिंग दे के आता हूँ, जिसको बौद्धिक ज्ञान कहते हैं, इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग, वो दे के आते हैं। दूसरे नंबर पे बाबा साहब ने 1945 में 8 जुलाई 1945 को, जो हम कहते ज्ञान की बात कर रहे हैं, पढ़ाई और लिखाई की बात कर रहे हैं, इस ज्ञान की और पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए। तो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाने के लिए बाबा साहब ने एक संस्था बनाई, और उस संस्था का नाम है पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, इसको भी आप देखेंगे तो बॉम्बे में इसका हेडक्वार्टर है, अलग अलग जगह, औरंगाबाद और बॉम्बे, नागपुर, पता नहीं कितनी जगह आपको इसके कॉलेज मिलेंगे, संस्था की यूनिवर्सिटी मिलेंगी। तो ये संस्था बनाई बाबा साहब ने। चौथे नंबर पे आप देखिए, जिस तथागत गौतम बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा मनाने के लिए हम आज इकट्ठा हुए हैं, वो बुद्ध पूर्णिमा जो है ऐसे ही मनती रहे, और बाबा साहब अंबेडकर बुद्ध का काम जो हमें दे के गए थे, वो बुद्ध का काम ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। इसके लिए बाबा साहब ने एक संस्था बनाई,
और वो संस्था का नाम है द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। उस बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का भी मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और उसके बाद जो 5वीं संस्था बनाई बाबा साहब ने, वो बनाई वो पार्टी जिस पार्टी के पर बैनर के तले आज का ये बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम चल रहा है। और उस पार्टी का नाम है, और उस पार्टी को बाबा साहब ने बनाया 15 अगस्त 1936 को। 15 अगस्त की डेट तो आपको याद होगी ना। 15 अगस्त 1936 को उस पार्टी को बनाया और उस पार्टी का नाम रखा स्वतंत्र मजदूर पार्टी। स्वतंत्र मजदूर पार्टी। और उस स्वतंत्र मजदूर पार्टी ने 1937 में इस देश में प्रांतीय सभाओं के चुनाव शुरू हुए थे। कब हुए थे? 1937 में। 1937 में बाबा साहब की बनाई हुई उस पार्टी को 17 एमएलए की टिकट लेके बाबा साहब ने लड़ाया बॉम्बे स्टेट में, जो आज का महाराष्ट्र है। उसका पहले नाम था बॉम्बे। तो बॉम्बे स्टेट में 17 एमएलए के उम्मीदवार बाबा साहब ने उतारे। और आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि वो 17 में से 13 उम्मीदवार जीत गए। कितने एमएलए बना दिए बाबा साहब ने? 13। 17 लड़े और 17 में से 13 बन गए। इसका मतलब बाबा साहब का काम अच्छा था। जो लोग बाबा साहब को नहीं चाहते थे, जो लोग इस देश में समता मूलक समाज नहीं बनाना चाहते थे, जो लोग इस देश में न्याय के खिलाफ थे और अत्याचार बढ़ाना चाहते थे, उनको लगा कि भाई ये अंबेडकर ने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, ये डॉक्टर अंबेडकर ने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। 17 एमएलए की टिकट दी, 17 में से 13 जिता दिए। उनको झटका लगा। लेकिन इस देश में मजदूरों के नाम से एक और भी पार्टी है जो काम करती है। साहब आपने सुना होगा, सीपीआई का नाम सुना है आपने? कम्युनिस्टों का। कम्युनिस्ट जो हैं वो मजदूरों का ही काम करने की कहते हैं कि मजदूर का काम करते हैं। तो बाबा साहब को लगा कि ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी वही काम करती है और हमने भी अपनी पार्टी का नाम स्वतंत्र मजदूर पार्टी रख लिया तो हमारे लोगों में थोड़ा सा भ्रम फैल जाएगा। फिर बाबा साहब ने क्या किया? 19 जुलाई 1942 को नागपुर में उस पार्टी का अधिवेशन बुलाया और 19 जुलाई 1942 को उस पार्टी का नाम बदल दिया और क्या रख दिया? शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, अनुसूचित जाति महासंघ, SCF। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन नाम रख दिया और वो रखने के बाद में उससे इलेक्शन लड़ना शुरू किया बाबा साहब ने। देश आज़ाद हो गया। 1947 में स्वतंत्र भारत की अपनी सरकार अंतरिम सरकार बन गई और वो अंतरिम सरकार बनने के बाद देश में चुनाव हुए। संविधान बनने के बाद 1951-52 में इस देश का पहला आम चुनाव स्वतंत्र भारत का बता रहा हूं, वो 1951-52 में हुआ। और बाबा साहब उस समय कानून मंत्री थे जब देश आज़ाद हुआ और संविधान बनने की प्रक्रिया जब चली। संविधान बना तब बाबा साहब क्या थे? इस देश के कानून मंत्री। अब बाबा साहब इस देश के कानून मंत्री थे और 27 सितंबर 1951 को बाबा साहब ने उस कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा क्यों दिया? क्योंकि जो महिलाओं के सम्मान के लिए बाबा साहब ने जो कानून बनाया था वो कानून था हिंदू कोड बिल।
उसको नेहरू सरकार लागू करने से मना कर गई, मुकर गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बात से मुकर गए। पहले तो कहा बाबा साहब को, भाई महिलाओं को सम्मान देने के लिए कानून बना दो। जब बाबा साहब ने बना के तैयार कर दिया तो उसको लागू करने से मना कर दिया। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने महिलाओं के मान और सम्मान को बरकरार रखने के लिए, महिलाओं के मान और सम्मान के लिए इस देश के कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिया। आज अब ऐसा नेता आपको दिखाई देता है? कोई है? कोई नेता कि कोई किसी एक वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए इस्तीफा देता? कोई देखा है आपने? लेकिन बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया। और जब वो इस्तीफा दिया 27 सितंबर 1951 को, तो अक्टूबर में इस देश का पहला लोकसभा का आम चुनाव होना था, जो अक्टूबर से शुरू हुआ। नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने तो 1951 के, और जनवरी फरवरी 1952। अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक इस देश में पहला लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का आम चुनाव हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, आज़ादी के बाद के बता रहा हूं मैं। अब वो चुनाव होने के बाद में, जब वो चुनाव में प्रचार भी करना था बाबा साहब ने, उस चुनाव में प्रचार करने के लिए बाबा साहब ने सबसे पहला स्थान कौन सा चुना, सबसे पहला राज्य कौन सा चुना, वो आपको सुन के बड़ा अच्छा लगेगा। सबसे पहला राज्य चुना आपका हरियाणा, जो उस समय हरियाणा के नाम से नहीं था, उस समय था पंजाब के नाम से। 2 राज्य थे ये, एक पंजाब और एक पेप्सू। जो पटियाला जो है, पटियाला के साथ लगता हुआ इधर आप ये देखिए, दादरी, महेंद्रगढ़, भिवानी, नारनौल तक का जो एरिया जो था, जींद का जो एरिया था, ये इलाका जो है पटियाला रियासत में आता था। तो इसका नाम था पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट यूनिट, इसको बोलते थे पेप्सू। तो पेप्सू और पंजाब, पंजाब की यात्रा बाबा साहब ने की। सबसे पहला चुनावी कार्यक्रम कहां से शुरू किया? ये हमारे यहां पंजाब से। और ये जो चुनावी कार्यक्रम हुआ, इसमें सबसे पहला जो भाषण बाबा साहब का था, वो था जालंधर में। जालंधर सुना होगा ना? जालंधर में 27 अक्टूबर 1951 को, जहां बाबा साहब बोले, बूटा मंडी का स्थान है, नखोदर रोड पे मैं जाता रहता हूं लेक्चर देने के लिए, वहां बाबा साहब अंबेडकर भवन है। उस भवन की जगह, अब तो भवन बन गया, उस भवन की जगह एक बड़ी रैली हुई और लगभग 1.5 लाख लोग थे वहां पे। लगभग 1.5 लाख लोगों का प्रोग्राम हुआ था। जिन लोगों ने उस कार्यक्रम को करवाया 2023 में, उनमें से एक महत्वपूर्ण शख्स LR बाली, वो तो इस दुनिया से अब हमारे बीच में नहीं है, चले गए। जिन्होंने स्टेज कंडक्ट किया बाबा साहब के मंच पे आने के बाद, वो है केसी सुलेख। आजकल चंडीगढ़ में रहते हैं, लेकिन वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते, शरीर बहुत, क्योंकि 93-94 साल के हो गए वो, तो ज़्यादा इधर उधर नहीं आ जा पाते। तो वहाँ पहला राजनीतिक भाषण बाबा साहब का हुआ। और बाबा साहब ने क्या कहा लुधियाना में, जालंधर में, कि मैंने बड़ी मेहनत से एक पौधा लगाया था और वो पौधा आज वृक्ष बन चुका है, और उस वृक्ष की छांव में आप बैठे हैं, उस वृक्ष के फल आप खा रहे हैं, और इस वृक्ष में मेरे जाने के बाद पानी देते रहना, खाद इसमें डालते रहना, ताकि ये वृक्ष हरा भरा रहे, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस वृक्ष के छाया में बैठ सकें
और आने वाली पीढ़ियां इस वृक्ष के मीठे मीठे फल खा सके। बाबा साहब का इशारा था बाबा साहब की बनाई हुई इस पार्टी की तरफ, और पार्टी का उस समय क्या नाम था? शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, अनुसूचित जाति महासंघ। इसी अनुसूचित जाति महासंघ के बैनर तले बाबा साहब ने पहला देश का स्वतंत्र भारत का पहला लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का चुनाव लड़ा। और बाबा साहब ने क्या कहा फिर जालंधर में कि अगर हम इकट्ठा रहे तो हम खड़े रहेंगे, यानी कि हमारे अंदर ताकत रहेगी। अगर हम बिखर गए तो हम गिर पड़ेंगे। आजकल आपने देखा होगा 2024 के चुनाव में एक नारा लगाया था बीजेपी पार्टी ने, और वो नारा काम भी कर गया, कटोगे तो बटोगे। लगाया था कि नहीं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो है जो बाबा साहब ने 27 अक्टूबर 1951 को जालंधर में कहा कि भाई अगर एकजुट रहोगे तो खड़े रहोगे, अगर बिखर गए तो गिर पड़ोगे। और बाबा साहब ने कहा कि मैं आपके भले के लिए, आपके कल्याण के लिए शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लोगों को प्रत्याशी बना के चुनाव में उतार रहा हूं। और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का जो चुनाव चिन्ह वो है हाथी का चुनाव चिन्ह था। 10 नवंबर 1997 तक, डेट याद रखना, 10 नवंबर 1997 तक शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, जिसका बाद में नाम हो गया था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इसका चुनाव चिन्ह था हाथी। अब वह अलग बात है कि अब हाथी को कोई और महावत ले गया, उस पर भी बात करेंगे, बहुत डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि कोई नहीं, आप लोगों ने आज बहुत इंतजार किया है और थोड़ा सा आज की बात है और इंतजार से ही बातें सारी मुकम्मल तरीके से बात करके तब चाहेंगे। अब बाबा साहब ने कहा कि चुनाव चिन्ह हाथी है, और इस हाथी के चुनाव चिन्ह पे शेड्यूल कास्ट में जो फेडरेशन है, अनुसूचित जाति महासंघ जो है, उसके लोगों का चुनाव करना है। उससे अगले दिन भाई और साथियों को पिलाता रहे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, मैं तो पी के चलता रहूँगा, सुनने वालों को पिलाऊंगा। तो बाबा साहब ने कहा कि भाई हाथी का चुनाव चिन्ह है और आपने हाथी के चुनाव चिन्ह पे मोहर लगानी है। अब बाबा साहब ने जो कहा, उसके फिर अगले दिन बाबा साहब कहाँ गए? लुधियाना में। 28 अक्टूबर 1951 अगली रैली कहाँ करी? लुधियाना में। लुधियाना में बाबा साहब ने कहा कि मैं एक चट्टान की तरह अडिग हूं, मैं चट्टान की तरह अडिग हूं, मुझे नदियों का पानी भी पिघला नहीं सकता, बल्कि नदियां टक्कर मार मार के और अपना रुख बदल लेंगी, अपना रास्ता बदल लेंगी, लेकिन मैं अपने पथ से डिगूंगा नहीं। यानी कि मुझे इन गरीबों का, इन अछूतों का, इन महिलाओं का उद्धार करना है, भला करना है, इसलिए मैं अडिग हूं इस काम के लिए। और उससे अगले दिन बाबा साहब आगे, आपके पड़ोस में ज्यादा दूर नहीं है, पटियाला में, हरियाणा का जो वेस्टर्न हरियाणा है, साउथ वेस्टर्न हरियाणा, दादरी महेंद्रगढ़ तक, उसके लोग पेप्सू में थे, तो फिर वो आए थे पटियाला। हमारे यहाँ से लोग चले गए थे लुधियाना, जालंधर। वो जब लोग गए तो फिर बाबा साहब ने जो है पटियाला में सभा की, चुनावी सभा 1951 में 29 अक्टूबर। और पटियाला में भी बाबा साहब क्या कहते हैं कि हम इस देश में अगर अच्छी सरकार बनाना चाहते हैं तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, अनुसूचित जाति के महासंघ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा जिताइए। और चुनाव का चिन्ह वही है जो बताया बाबा साहब ने पहले,
और कहा कि चुनाव के दिन आप बातों को हल्के में मत लो। चुनाव का दिन आपके लिए जीवन और मृत्यु का दिन है। हम चुनाव को तो बड़ा हल्के में लेते हैं ना, जाते हैं वोट डाल के कहीं भी आ जाते हैं। बाबा साहब ने कहा कि अगर आपने अनुसूचित जाति महासंघ के लोगों को चुनाव में नहीं जिताया तो आपके लिए मृत्यु का दिन होगा वो, क्योंकि जिनको जिताओगे वो आपका भला नहीं करेंगे, और अगर आपने इनको जिता दिया तो आपके लिए जीवन, आनंदमय जीवन का दिन होगा। 3 जनसभाएं बाबा साहब की इस देश के पहले आम चुनाव में सबसे पहले हमारे यहां हुई। महाराष्ट्र में नहीं गए थे बाबा साहब। पहला जो चुनावी शंखनाद जो बाबा साहब ने किया वो कहां किया? आपके यहां आके। आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज उन तीनों जनसभाओं का हिस्सा बने, और उन तीनों जनसभाओं का प्रभाव क्या पड़ा? तीनों जनसभाओं का प्रभाव पड़ा कि जब 1951 में जब आम चुनाव हुए तो पूरे देश में ज्यादा तो नहीं, 2 मेंबर पार्लियामेंट जीत के आए लोकसभा के। 2 मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा के चुन के आए, और इतना वोट आप लोगों ने दे दिया कि जो अनुसूचित जाति महासंघ जो थी 1947 में जो इलेक्शन हुए उसके बेस पे, और पहले आम चुनाव 1951-52 के बेस पे इस देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गई। बाबा साहब की बनाई हुई पार्टी क्या बन गई? राष्ट्रीय पार्टी। और एमएलए के जो चुनाव थे उसमें 1951 में जो पेप्सू जगह थी, पेप्सू नाम की जो जगह थी, वहां से पंजाब में ना शेड्यूल कास्ट 2 भागों में बटे हुए, रामदासिया और मजहबी सिख। तो जो मजहबी सिख जो समाज है उस समाज से गिल थे, नाम के आगे लगाते थे गिल, मियां सिंह गिल। क्या नाम था? मियां सिंह गिल। वो अगर आप मजहबी समाज को आप हरियाणा में बोलना चाहें तो हमारा वाल्मीकि समाज है। वाल्मीकि समाज से, मजहबी समाज से मियां सिंह गिल एमएलए बने। किसे? बाबा साहब की इस पार्टी से। अब उस पार्टी के बाद में जब बाबा साहब की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो गई तो बाबा साहब 1956 में 18 मार्च 1956 को आगरा पहुंचे। आगरा में रैली, रामलीला मैदान में रैली थी, और उस आगरा की रामलीला मैदान की रैली में बाबा साहब ने क्या कहा कि मैं 25 साल पहले, 1956 की बात बता रहा हूं आपको, कि मैं 25 साल पहले, यानी कि 25 साल 1956 से 25 साल पहले निकालोगे तो 31-32 आएगा, कि मैं 1956 में बाबा साहब कहते हैं कि मैं 25 साल पहले इस राजनीति में आया, मेरे सामने 3 उद्देश्य थे। 3 उद्देश्य क्या क्या थे? पहला तो प्रत्येक डिप्राइव्ड क्लास, अछूत जिनको कहते हो, जिनको SC ST OBC जिनको कहते हो, प्रत्येक अछूत के घर में ज्ञान गंगा का प्रवाह करना। और वो ज्ञान गंगा क्या है? एजुकेशन, शिक्षा। आज सब घरों में बच्चे पढ़े हुए हैं नहीं, ये बाबा साहब का प्रथम उद्देश्य था। बाबा साहब कहते हैं कि दूसरा, अछूतों को उनकी पर्याप्त जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व देके नौकरियों में लेके आना। तो आज आपने देखा हो ना गांव में, शहरों में SC OBC के नाम पर रिजर्वेशन ले लेके नौकरियां लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है? तो बाबा साहब ने 1956 में ही कह दिया था ये कि मैं अपने इन दोनों उद्देश्यों में संविधान के माध्यम से संविधान बना करके कामयाब रहा, सफल रहा। मैंने दोनों काम संविधान के हिसाब से कर दिए। लेकिन जो मेरा तीसरा उद्देश्य था, उस तीसरे उद्देश्य को मैं पूरा नहीं कर पाया। और वो तीसरा उद्देश्य क्या बाबा साहब ने बताया कि इस देश के प्रत्येक अछूत को
प्रत्येक डिप्राइव्ड पर्सन को स्वाभिमान की जिंदगी देना, यानी कि हर आदमी स्वाभिमान से अपना कमा सके और स्वाभिमान से खा सके, यानी कि हर जगह हर व्यक्ति को इतना साधन संपन्न बना देना कि वो आराम से अपने घर परिवार का खर्चा चला सके। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि सरकारें, संविधान में तो प्रोविजन है, अनुच्छेद 41 में लिखा हुआ है कि सबको शिक्षा, सबको रोजगार और सबको सहायता, लेकिन सरकार देती नहीं है। बाबा साहब ने कहा कि जो जमीन है ना, जमीन बंजर भूमि जो पड़ी है, ये जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी। और बाबा साहब ने कहा कि भाई जो सरकारी जमीन पड़ी है, इसको जमीन से रहित जो लोग हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, उन लोगों को दिलाने का काम मैं करूंगा, उनके लिए आंदोलन मैं करूंगा, उस आंदोलन की अगुवाई मैं करूंगा। और आप देखो, आपको हरियाणा में, पंजाब में पता है कि 1964 में एक आंदोलन हुआ था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का पूरे भारत में, और वो आंदोलन जो था वो सर्वहारा आंदोलन के नाम से था। और 1964 में बहुत ज़्यादा लोगों ने गिरफ्तारियां दी थी। और उसके बाद हरियाणा, पंजाब या नॉर्थ इंडिया पूरा देखा, ये जो जमीनें मिली हुई ना सरकार से, ये उसी आंदोलन की वजह से है, ये इसी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की वजह से मिली, ये आंदोलन की वजह से मिली हैं। और फिर 1972 में बता रहे कि बंसीलाल जब सरकार बनी तो बंसीलाल ने वापस ले ली थी जमीनें, और इसके लिए झज्जर में एक गांव है बीड़ सुनार, वहां से फिर आंदोलन शुरू हुआ आरपीआई का, बीड़ सुनार भूमि ग्रहण आंदोलन। उस आंदोलन के बाद में दोबारा से जमीनें मिली। तो बाबा साहब का क्या काम था कि भाई जो जमीन खाली पड़ी है, उन जमीनों को भूमिहीन व्यक्तियों को दिया जाए और वो अपना गुजर बसर कर सके। तो ये तीसरा उद्देश्य बाबा साहब का अभी पूरा नहीं हुआ है, तो इसके लिए बाबा साहब ये काम आरपीआई को दे के गए हैं, तो आरपीआई इस काम में लगी हुई है। अब बाबा साहब का जो पहला आम चुनाव का जो रिजल्ट आया बाबा साहब का, और ये पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, तो 30 सितंबर 1956 को बाबा साहब ने अपने महापरिनिर्वाण से 2 महीने और 5 दिन पहले, 2 महीने 5 दिन पहले बाबा साहब ने 26 अलीपुर रोड, जहां पे उनका निवास स्थान था बाबा साहब का, 26 अलीपुर रोड जो आजकल अंबेडकर स्मारक बन चुका है, वहां पे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई और उसमें 2 प्रस्ताव पास किए। जो अहम प्रस्ताव था वो था, बाबा साहब ने कहा कि भाई अब जो है इस देश में संविधान लागू हो चुका है, किसी जाति के नाम से पार्टी आगे चलाना मुनासिब नहीं है। तो इसलिए बाबा साहब ने कहा कि अब वो समय आ गया है जब इस पार्टी का एक बार फिर से नाम बदला जाए। और उस दिन 30 सितंबर 1956 को बाबा साहब ने इस पार्टी का नाम रख दिया अनुसूचित जाति महासंघ से बदलकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तो ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, लेकिन 2 महीने और 5 दिन साहब बाबा साहब हम सबको रोता बिलखता छोड़ करके महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गए, इस दुनिया से चले गए। तो उनके जाने के बाद जब उनके बच्चों ने, मतलब हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने होश संभाला तो उस चीज़ को याद किया कि बाबा साहब ने इस पार्टी का नाम बदल दिया था। और जब नाम कोई भी बदलते हो ना, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ते हैं, इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशंस लगानी पड़ती हैं। तो फिर 3 अक्टूबर 1957 को फाइनली 1 अक्टूबर 1957 को मीटिंग हुई आरपीआई के लोगों की, और 3 अक्टूबर 1957 को संगठन तैयार करके चुनाव आयोग को भेज दिया गया।
और वहाँ से चुनाव आयोग ने उस रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब की बनाई हुई है उसको अधिकृत किया और 10 मार्च 1959 से इसका संविधान जो बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान है वो अधिकृत रूप से लागू हो गया। और बाबा साहब के जाने के बाद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने काम शुरू किया। अब अगर सारी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा और आप सुनते रहेंगे, समय है तो हम पूरे देश का जो बखान है वो करते चलेंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ समय में अपने कार्यक्रम का समापन करना है तो फिर मैं बताओ, कुछ समय में समापन करना है तो फिर मैं जो है ना सीधा इस उत्तरी भारत में आ जाता हूं। दक्षिणी भारत को फिलहाल छोड़ देते हैं, उत्तरी भारत में आ जाते हैं। और उत्तरी भारत में भी खासकर क्योंकि आज हम हरियाणा में है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की हरियाणा की पानीपत जिला इकाई का ये कार्यक्रम है, तो हम हरियाणा पे ही बात ज्यादा कर लेते हैं क्योंकि हमारे काम तो हरियाणा वालों में तो हरियाणा की बातें आएंगी काम। तो हरियाणा में आपने कभी सुना है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का कोई एमएलए बना हो? सुना है कभी? सच बताना, सच्चाई। सच्चाई बताओ, नहीं सुना है ना? चलो आपने सुना है? उन्होंने कहा 2। मैं आज आपको पूरी हिस्ट्री बताता हूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई नहीं। जब देखो कार्यक्रम रोज रोज आयोजन नहीं होते कार्यक्रमों के। जिस दिन देखो कार्यक्रम के आयोजकों को सोचो कि कितनी मेहनत करके आप लोगों के लिए कुर्सियां डलवाई हैं, है ना, हमारे लिए सोफे बिछवाए हैं, माइक का मीडिया वाले साथी आए हुए हैं, तो कितनी मेहनत की है उन्होंने, तो थोड़ा सा समय लगा लेते। अब हरियाणा में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया क्या रही, कैसे रही, इसका क्या चुनाव परिणाम रहा, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हरियाणा पहले पंजाब था। 1951 में जब बाबा साहब पंजाब की यात्रा पर आए तो मैंने कहा कि जो पेप्सू की जो जगह थी अमलोपायल विधानसभा थी, अमलोपायल जगह से मियां सिंह गिल मजबी सिख जो थे वो एमएलए बने 1951, क्योंकि हम सब पंजाब थे, पेप्सू के साथ थे। उसके बाद 1957 में दूसरा आम चुनाव इस देश का हुआ, लोकसभा का भी और फिर विधानसभा का। क्योंकि हम हरियाणा के वासी हैं तो हरियाणा विधानसभा पे ही फोकस कर लेते हैं। 1957 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ हरियाणा विधानसभा के साथ, क्योंकि हरियाणा विधानसभा तो थी नहीं, तो इसका नाम था पंजाब विधानसभा। पंजाब विधानसभा का जब चुनाव हुआ 1957 में, तो उस समय एमएलए जीते, क्योंकि नाम उस टाइम क्या था, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, तो एससीएफ बोलते थे शॉर्ट फॉर्म में। एससीएफ के कितने एमएलए जीते शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के? पूरा एक हाथ में कितनी उंगली है, अंगूठे हैं, कितने हो गए? 5 एमएलए जीते, 5। एक एमएलए पंजाब के एरिया से, जो आज पंजाब है, होशियारपुर जगह नाम सुनी होगी आपने, होशियारपुर से करमचंद, और बाकी 4 एमएलए आज के हरियाणा से। और हरियाणा भी कहूं तो आज पानीपत में कार्यक्रम है, पानीपत के उत्तरी और पश्चिमी जगह से। उत्तर पश्चिम में क्या है आपके? करनाल, जींद, ये एरिया है ना, करनाल और जींद। ये करनाल और जींद जो एरिया है ये बड़ा उपजाऊ एरिया है राजनीति के हिसाब से। बाबा साहब की इस रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो उस समय नाम तो रिपब्लिकन हो गया था, लेकिन जो चुनाव आयोग के दस्तावेज के मुताबिक ये एससीएफ थी, तो 4 एमएलए जीते हरियाणा के क्षेत्र से। जींद रिजर्व जगह थी, जैसे आपका इसराना सुरक्षित है ना एमएलए के लिए, इसी तरीके से जींद भी सुरक्षित था। और पहले जो 1962 तक ऐसा चला इस देश में कि सुरक्षित जगह जो थी उनसे एक नहीं 2-2 एमएलए बनते थे।
एक जनरल कैटेगरी का और एक रिजर्व कैटेगरी। तो वहाँ जनरल कैटेगरी के जो एमएलए बने वो जाट समाज से थे। और आपने नाम सुना होगा एक गांव का, डूमर खां, सुने? वीरेंद्र डूमर खां वाला गांव। डूमर खां से इंदर सिंह शोकन, चौधरी इंदर सिंह शोकन जाट समाज से थे। वो एमएलए बने कहां से? जींद की सामान्य जगह से, और जींद से 2 बनने थे। तो रिजर्व जो जगह थी उससे आपने जींद जिले से ही, जो आज नरवाना है ना, नरवाना से सुरेवाड़ा चौक की तरफ आगे जब जाते हो, गांव पड़ता है बीच में, बड़ा गांव है, ऑन रोड गांव है, सुना होगा कभी। गांव का नाम है दनोदा, है ना। दनोदा से आपके शेड्यूल कास्ट समाज का, चमार बिरादरी का भल्ले राम माथुर, ये एमएलए बना। 2 एमएलए हो गए। तीसरा एमएलए आपके नजदीक लगती हुई पुंडरी, करनाल जिले में पड़ता है, अब उसमें आती है कैथल में, कैथल में आती है ये। पुंडरी से भाग सिंह आर्य रोड समाज से थे, भाग सिंह रोड, अपने नाम के आगे लिखते थे आर्य, भाग सिंह आर्य। वो एमएलए बने पुंडरी से। और एक जाट समाज के से और बाड़ू राम ढांडा, ये कैथल कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, पुराने वकील थे। इनका बेटा अब हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, मेरी बात होती रहती है उनसे। बाड़ू राम ढांडा जी थे किठाना गांव के, आजकल कलायत हल्के में पड़ता है ये। पहले ये हल्का जो था ये पड़ता था पुंडरी, राजौंद में आता था एरिया। तो राजौंद से जीते थे बाड़ू राम ढांडा, एडवोकेट चौधरी बाड़ू राम ढांडा। अब कितने हो गए ये? 4 एमएलए हो गए ना, एक पंजाब से। तो हरियाणा के हिस्से कितने आ गए? 4। उसके बाद में हरियाणा और पंजाब दोनों अलग अलग हो गए। हरियाणा और पंजाब दोनों अलग अलग हो गए 1 नवंबर 1966 को। और 1 नवंबर 1966 को अलग अलग होने के बाद में पहली बार हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुआ 1967 में। पंडित भगवत दयाल शर्मा चीफ मिनिस्टर बने थे उस समय। और 1967 में जो हमारे SHO साहब कह रहे नहीं है कि मैं 2 एमएलए को जानता हूं RPI के, वो 1967 में बने थे। एक जो एमएलए बना उसका नाम था, आज तो इस दुनिया में नहीं है वो, आपने नाम सुना होगा, मुझे लगता है सुना होगा पक्का, चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला। सुने? आज जो रणदीप सुरजेवाला हैं उनके फादर थे चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला। आप गूगल से सर्च करके देखोगे ना उनका राजनीतिक कैरियर, तो सबसे पहले दिखाई देगा 1967 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से विधायक बने। और जो दूसरी जो जगह थी वो मुलाना में आपके शेड्यूल कास्ट समाज से ही, चमार बिरादरी से, ये था चौधरी राम प्रकाश तो बने थे कांग्रेस से बाद में, चौधरी राम प्रसाद ये एमएलए बने। तो 1967 में कितने एमएलए बने? 2। उसके बाद में 1 साल में हरियाणा विधानसभा भंग हो गई थी, पंडित भगवत दयाल शर्मा की सरकार गिर गई थी। फिर 1968 में फिर चुनाव हुए हरियाणा के। और इस समय 1968 में जो चुनाव हुए हरियाणा विधानसभा के, तो एक ऐसा व्यक्ति, ये जो करनाल जिला ना आपके नजदीक, करनाल जिले में गांव है कुडलन, सुना होगा ना। कुडलन गांव से, वो बेसिकली तो घरौंडा के थे, बाद में कुडलन गांव में चले गए थे। एक फौज से एक सैनिक रिटायर हुआ था 1951 में। जब वो रिटायर हो आया तो बाबा साहब अम्बेडकर से मिला, और बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय
जो इस रिपब्लिकन पार्टी का नाम था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, उस शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का करनाल जिले का अध्यक्ष लगा दिया। करनाल जिले का अध्यक्ष, और नाम था बनवारी राम। परभाराम जी के साथ रहते थे। परभाराम जी आपके गांव के थे। ये 1991-92 तक परभाराम आपके हरियाणा की तरफ से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर रहे हैं। मैंने उस दिन बताया भी था। परभाराम जी उनके साथ रहते। अब बनवारी राम जी को बाबा साहब ने जिला अध्यक्ष लगाया था 1951 में, और जब 1968 में जब विधानसभा का चुनाव जब हुआ तो बनवारी राम जी प्रदेश के अध्यक्ष थे। अब चौधरी तेलूराम भी सोचेंगे क्या अध्यक्ष बनते, मौका तो लगता है। तो प्रदेश अध्यक्ष कौन थे? चौधरी बनवारी राम कुडलन। वो प्रदेश अध्यक्ष थे और वो एमएलए का इलेक्शन लड़े, और 1968 में आरपीआई का एक एमएलए जीता, और वो जीते चौधरी बनवारी राम कुडलन। कहां से? जो राजौंद सीट होती थी ना पहले, अब उसका नाम हो गया था बदल के जूंडला। जूंडला सुरक्षित सीट थी, रिजर्व सीट थी, और वो जूंडला से बने। तो कितने एमएलए हो गए? हरियाणा के हिस्से के कितने हुए? हरियाणा के हिस्से के कितने एमएलए गिनवा दिए मैंने? 7 तो गिनवा दिए। अब 8वां भी बता देता हूं कि भाई मैं बाबा साहब के बनाए हुए संविधान का प्रोफेसर हूं आज। इस संविधान को मैंने पढ़ना शुरू किया था 1998 में, मतलब कानूनी एक लीगल तरीके का। वैसे तो फंडामेंटल राइट ड्यूटी बचपन से बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं, मतलब संविधान पूरा 1998 में। मैं कानून का छात्र था रोहतक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। उस समय बाबा साहब की इस रिपब्लिकन पार्टी के इस देश में 4 मेंबर पार्लियामेंट बने थे, 4। उस समय मेरे को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से प्रदेश में महासचिव लगाया गया था, और मैं प्रदेश महासचिव के तौर पे काम करता था, छात्र नेता होने के साथ साथ। और उस दौरान 2000 में विधानसभा का चुनाव आ गया। तो 2000 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से कितनी टिकटें बांटी? 5। और 5 में से एक एमएलए फिर जीत गया, और वो एमएलए जो एमएलए साहिबान आज भी जिंदा हैं, जाट समाज से, पलवल जिले से, पलवल विधानसभा से चौधरी कर्ण सिंह दलाल। चौधरी कर्ण सिंह दलाल भी सबसे पहली बार एमएलए बने थे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से। लेकिन जब चौधरी कर्ण सिंह दलाल जब बने एमएलए तो उस समय हाथी चुनाव चिन्ह नहीं था, उस समय हमारा चुनाव चिन्ह था उगता सूरज, उगता हुआ सूरज। तो उगता हुआ सूरज, हाँ, उगता हुआ सूरज के चुनाव चिन्ह पे बने थे। अब कितने एमएलए बता दिए मैंने? 8 हो गए ना, 8। हरियाणा इतना मजबूत इलाका है बाबा साहब की विचारधारा के हिसाब से, जहां 8 एमएलए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के बने। और पंजाब में तो सरकार में रही है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। 1967 में पंजाब का डिप्टी स्पीकर, पंजाब का डिप्टी स्पीकर सैनी समाज से था, चौधरी डॉक्टर गुरचरण, वो डिप्टी स्पीकर थे। फिर बात ये जो है गिल की, जो जस्टिस गुरनाम सिंह की सरकार में थे, फिर गिल साहब की सरकार आ गई। गिल की सरकार में ये 3 मंत्री बने, एक फाइनेंस मिनिस्टर, एक लेबर मिनिस्टर, एक रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर। 3 मंत्री थे आरपीआई के, 3 एमएलए थे, तीनों मंत्री थे। अब हरियाणा जो है, हमारे 8 एमएलए हरियाणा ने दिए। अब ये बात तो आप बाबा साहब को मानते हैं, क्योंकि बाबा साहब को ज़्यादातर लोग बाबा साहब के समाज से हैं। बाबा साहब का समाज तो सारा है, जो भी पीड़ित आदमी है, जिसके ऊपर भी अन्याय अत्याचार हुआ है,
वो सारा बाबा साहब का समाज है। तो ये जो 8 MLA हैं वो हरियाणा में बने, तो आपका प्रतिनिधित्व है कि नहीं आपके समाज का? है ना। भाई जाट समाज हरियाणा में बाहुल्य है, जाट समाज के 4 बने, उसके बाद में शेड्यूल कास्ट समाज आता है तो 3 शेड्यूल कास्ट समाज के ही बने, एक बैकवर्ड क्लास से भी रहे। आपके पास बहुत लोग आएंगे और आके कहेंगे कि हम बाबा साहब की पार्टी है, और कहते भी हैं, पहले भी आए हैं। वो जो बाबा साहब की पार्टी होने का दावा भरते हैं, दम भरते हैं, उनसे पूछना कि भाई हरियाणा में तुम आज तक तुम्हारे कितने MLA आए हैं, और अगर आए हैं तो नू बता दो बाबा साहब का जो समाज है, जो प्राथमिक तौर पे बाबा साहब का समाज है, वैसे तो पूरा विश्व ही बाबा साहब को मानता है, जो बाबा साहब का समाज है, जिसको हरियाणा में शेड्यूल कास्ट समाज कहा जाता है, बैकवर्ड क्लास भी बाबा साहब को मानता है, सब महिलाएं मानती हैं, तो उस शेड्यूल कास्ट समाज से तुमने कितने MLA बनाए आज तक? आपको रिजल्ट और परिणाम मिलेगा 0। कोई MLA नहीं बनाया आज तक। और आपकी बाबा साहब की स्थापित की हुई इस पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने कितने MLA बनाए? 8। 8 में से आप शेड्यूल कास्ट समाज की बात करोगे तो कितने बनाए? 3। तो आपकी पार्टी कौन सी भाई? बाबा साहब की पार्टी बताओ कौन सी, जो आपका भला करे, जो आप लोगों को, जिन्होंने जमीन दिलाई, जो आप लोगों के विधायक बनाए, वही है ना बाबा साहब की पार्टी। तो बाबा साहब की पार्टी इस देश में 17 जनवरी 2025 तक जो चुनाव आयोग है उसके आंकड़े बोलते हैं, चुनाव आयोग के आंकड़ों के हिसाब से, चुनाव आयोग के दस्तावेज के हिसाब से इस देश में 3215 राजनीतिक पार्टियां हैं। इस देश में 3215 राजनीतिक पार्टियां हैं, और इन 3215 राजनीतिक पार्टियों में से केवल एक राजनीतिक पार्टी है जिसके ऊपर लिखा हुआ है संस्थापक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लिखा है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित। यह रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ही वो पार्टी है जो अपने नाम के साथ लिखती है संस्थापक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भाई बाबा साहब अंबेडकर की पार्टी कौन सी हुई? तो आपने काम किसका करना चाहिए? अब तक किसका किया? नहीं किया। यानी कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, आप तो बल्कि बिल्कुल नजदीक में बैठे जहां से MLA आए हैं। साउथ हरियाणा वाले तो ये भी कह देंगे यार हमारा तो नजदीक से कोई MLA बना नहीं, पर आप तो ऐसी जगह बैठे हो जहां आपकी पड़ोस में से MLA बने हैं। तो आप लोगों को ज्यादा काम करना चाहिए, आप लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा है। अब हुआ यूं कि 2000 से 2005 तक एक MLA रहे, और 2005 तक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हरियाणा में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त रहा। लेकिन उसके बाद क्योंकि मैं और मेरे साथी, क्योंकि उस समय हम छात्र थे जब एक MLA जिताया, फिर अपना नौकरी की तलाश भी होती है हर आदमी को थोड़ा थोड़ा। अब ये लगाओ कि वो 2005 से और 2024 तक का जो समय गया, लगभग 19-20 साल का, इसमें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अग्रणीय भूमिका में नहीं रही, सक्रिय रूप से काम नहीं हुआ हरियाणा में। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमने जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का संगठन दिन है, जिस दिन संगठन का निर्माण हुआ था 3 अक्टूबर को, तो 3 अक्टूबर 2022 को हमने दोबारा से इस रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को सक्रिय रूप से शुरू कर रखा है। हर विधानसभा में, हर जिले में हम जा रहे हैं, और ये देखने के लिए, क्योंकि ये भी होता है ना भाई, कोई चीज़ काफ़ी दिन से एक्टिव नहीं है,
तो कभी डिफंक्ट ना हो गई हो, कभी काम ना कर रही हो। आप क्या करते हो, मान लिया कुछ पैसे हैं आपके घर में, या मान लिया आप पानीपत से सोनीपत गए, तो टिकट आपने रेल की ली, वो रेल की टिकट जिस दिन गए उसी दिन चली। अगर वो रेल की टिकट जिस दिन गए उस दिन तो चल गई, अगले दिन चलाने की कोशिश करोगे तो नहीं चलेगी ना। अगर आपने पास बनवा रखा हो तो पूरा महीना चलेगा। अब हमने सोचा कि वो जो बाबा साहब की पार्टी है उसकी टिकट अब भी हरियाणा में चलती कि नहीं चलती। मैं कहा भाई देखा जाए, जो पहले हमने एमएलए जिताए थे वो आज भी आगे हरियाणा में एमएलए बन सकते हैं कि नहीं बन सकते लोग बाबा साहब की पार्टी से। तो हमने बानगी के रूप में 2024 का जो हरियाणा का विधानसभा का चुनाव हुआ, जो 5 अक्टूबर को वोट पड़े, उसमें एक व्यक्ति, जहां से मैं आता हूं कोसली विधानसभा से, वहां से एक हमारे सम्मानित साथी हैं सतबीर सिंह अम्बेडकर, वो ग्रामीण गुड़गांव ग्रामीण बैंक जो पहले हरियाणा ग्रामीण बैंक था उससे रिटायर हुए थे, मैनेजर, चीफ मैनेजर। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं ना बाबा साहब की इस पार्टी से इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। मैं कहा भाई मेरे पास आवेदन तो 27 आए हुए हैं अलग अलग जगह से, लेकिन उनमें ना किसी के खिलाफ FIR है, किसी के खिलाफ केस दर्ज हैं, और हम बाबा साहब की पार्टी हैं, हम साफ सुथरे लोगों को टिकट देंगे। तो फिर हमने क्या किया, सतबीर सिंह अम्बेडकर को कोसली विधानसभा से प्रत्याशी बनाया रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। क्योंकि मैं पहले कहा बानगी के तौर पे देखना था हमने कि बाबा साहब की पार्टी की टिकट अभी चल रही है कि नहीं चल रही है। और बाबा साहब की पार्टी की टिकट पे सतबीर सिंह अम्बेडकर कोसली विधानसभा से चुनाव लड़े, क्योंकि ज़्यादा प्रचार प्रसार तो था नहीं, तो उनको 230 वैलिड मत मिले। यानी कि बाबा साहब की पार्टी के ऊपर चुनाव लड़ा और 230 मत मिले। तो उत्तर की पड़ताल हो गई कि नहीं कि बाबा साहब की पार्टी की टिकट आज भी चलती है। अब जब हमें यह विश्वास हो गया कि बाबा साहब की पार्टी की टिकट आज भी चलती है, रेल वाली टिकट तो अगले दिन नहीं चलती है आपकी, लेकिन बाबा साहब की पार्टी की टिकट आज भी चलती है, तो फिर हमने उसी दिन से कि भाई अब पूरे हरियाणा को बाबा साहब की पार्टी में लाने के लिए, और बाबा साहब की पार्टी का एक बड़ा जो विशेष आप कह सकते विशेषता जो है वो ये है कि बाबा साहब की पार्टी का चाहे विधानसभा का अध्यक्ष हो, चाहे जिले का अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश का अध्यक्ष हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उनका होता है चुनाव, और वो चुने जाते हैं या तो इलेक्शन से या अनअपोज। आपके पानीपत जिले का चुनाव हुआ तो हमारे पास एक जो है फॉर्म आया था, बैठे ना हमने, कहाँ गए पे अध्यक्ष जी? अध्यक्ष जी उधर आओ, उधर लाओ कुर्सी। अब एडवोकेट नीरज जो है इसने फार्म भरा कि मैं बाबा साहब की पार्टी में चुनाव लड़ना चाहता हूँ, और ये अनअपोज चुनी गई क्योंकि दूसरा कोई फार्म नहीं था। चुनाव अधिकारी ने रिपोर्ट बना दी, भाई ये बन गई। और जब 8 जिलों के चुनाव हुए थे हमारे, 8 जिलों के चुनाव में जो हमारे जिलाध्यक्ष चुने गए उन्होंने अपनी कार्यकारिणी बनाई, और उन कार्यकारिणी ने फिर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किया। अब प्रदेश अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ उस समय हमारे पास 2 फार्म आए। ये चुनाव हुआ था 29 जनवरी 2025 को कुरुक्षेत्र के हेरिटेज होटल में। 21 जनवरी को फार्म भरे गए थे, तो हमारे पास 2 फार्म आए। एक हमारे पास आपके पानीपत जिले के मावटी गांव से कप्तान साहब हैं, कैप्टन साहब चंद्रभान देसवाल, इन्होंने इच्छा जताई कि भाई डॉक्टर साहब मैं इस पार्टी का, बाबा साहब की बनाई हुई पार्टी का
प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। हमने कहा भाई आपका स्वागत है, आइए फार्म भरिए। इन्होंने फार्म भरा, एक प्रत्याशी तो ये हो गए, बैठो। दूसरे प्रत्याशी भाई एक वकील साहब आ गए, ये चौधरी तेलूराम नाफरिया एडवोकेट हैं, भिवानी कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। इन्होंने कहा कि जी मैं भी प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई बाबा साहब की पार्टी है, आप प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं, कैप्टन साहब भी प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं, तो भाई फार्म भरे गए, 2 फार्म आ गए, आपका चुनाव करवा देंगे। कुरुक्षेत्र के हेरिटेज होटल में 29 जनवरी 2025 को चुनाव हुआ और चुनाव में जो वोटर थे उन वोटरों ने, जो चुनाव आयोग है उसके जो हमारे यहाँ चुनाव अधिकारी आए हुए थे चुनाव आयोग की तरफ से, महाराष्ट्र से आए थे, अमरावती से, सतीश हारने जी, 2 व्यक्ति उनके साथ थे, एक अमरावती जिले का अध्यक्ष आरपीआई का और एक जिले का महासचिव। तो तीनों व्यक्तियों ने कुरुक्षेत्र के हेरिटेज होटल में चुनाव कराया और बहुमत के साथ चुनाव में अध्यक्ष चुने लिए गए चौधरी एडवोकेट तेलूराम नाफरिया। अब ये देखो दोनों प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं, ये उस टाइम प्रत्याशी दोनों ने एक मन बनाया, भाई अगर तू जीतेगा, कैप्टन साहब ने कहा कि भाई तू जीतेगा तो मेरा बेटा छोटा है मेरे से, मैं भाई बच्चों को सब बढ़ाते हैं आगे, हम आपको सहयोग करेंगे, और भाई अगर मैं जीतता हूं तो तू मेरा बेटा, तू मेरे को आगे बढ़ाना। देखो इनकी अंडरस्टैंडिंग देखो, नहीं तो प्रत्याशी विरोधी हो जाते हैं एक दूसरे के। इन्होंने इतना शांति से चुनाव में अपना काम किया और चौधरी तेलूराम जी बने चुनाव अध्यक्ष, जो हरियाणा का अध्यक्ष चुने गए। और इन्होंने तुरंत कहा कि भाई मेरे बुजुर्ग हैं ये कप्तान साहब, मैं इनको अपने साथ रखूंगा और इनको प्रदेश का उपाध्यक्ष लगा दिया, क्योंकि जब चुनाव अध्यक्ष जीत जाता है ना तो अपनी कार्यकारिणी बनाता है। इन्होंने सबसे पहला काम यो करा कि कैप्टन चंद्रभान देसवाल को प्रदेश का उपाध्यक्ष लगा दिया। तो जब अध्यक्ष नहीं होता है तो अध्यक्ष काम कौन करता है? उपाध्यक्ष। तो वे दोनों अध्यक्ष हो गए। तो इन्होंने बड़ा अच्छा चुनाव कराया और एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है जिसमें चुनाव से अध्यक्ष चुने जाते हैं। किसी और पार्टी में देखा चुनाव से यूं बने? अभी कोई हरियाणा में देखा हो पिछले साल में या पिछले से उससे पिछले साल में देखा कोई? चिट्ठी आओगी फलाना अध्यक्ष, ऊपर तो पत्र आओगा फलाना अध्यक्ष। ये बाबा साहब की पार्टी है, ये वास्तव में लोकतंत्र को चलाने वाली पार्टी है। इसमें चुनाव होते हैं, इस साल फिर चुनाव होने, क्योंकि 3 साल में एक बार चुनाव होता है। ये जो पिछला जो चुनाव हुआ इनका जनवरी में, ये उस समय तक के लिए जब तक नया चुनाव ना हो जाए। और 22 में पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे हमारे, तो 25 में दोबारा बनने हैं, तो 25 में हमारा दोबारा फिर चुनाव होना हरियाणा का भी। तो आज हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे काम कर रहे चौधरी तेलूराम नाफरिया और उपाध्यक्ष कैप्टन चंद्रभान देसवाल। तो ये पार्टी है, ये प्रजातंत्र को चलाने वाली पार्टी। तो ऐसी पार्टी आपके पुरखे, आपके रहबर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पार्टी है। और अब मेरे को आशा ही नहीं, अब पूरी उम्मीद ही नहीं, पूरी आशा और विश्वास है कि आपका कार्यक्रम आज पानीपत जिले का हो गया। आप आज से ही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का काम शुरू कर देंगे जोरों पे। अपनी विधानसभाओं में कार्यक्रम करो, गांव में कार्यक्रम करो, और जहां जहां आपको जरूरत रहेगी वहाँ मैं भी आ सकता हूँ और मेरे प्रदेश अध्यक्ष भी आ सकते हैं और राष्ट्रीय आपकी प्रदेश कार्यकारिणी के और मेंबर भी आ सकते हैं, क्योंकि आज के कार्यक्रम में हमारे पास प्रदेश कार्यकारिणी के और भी लोग आए हुए हैं। एक आपके इधर सिवा गांव से ही उमेद सिंह जी हैं, ये भी फौज से रिटायर्ड हैं, ये हमारे राज्य कार्यकारिणी के मेंबर हैं। मेरे साथ जो महाराष्ट्र के हैं वैसे मूल रूप से, लेकिन कुरुक्षेत्र में रहते हैं, विनय अवतारी जी हैं। विनय अवतारे ये भी हमारी पार्टी के राज्य कार्यकारिणी के मेंबर हैं। और एक अब तो 2 SHO तो आगे बैठे हैं, एक SHO
को जो है ना हम खड़ा कर लेते हैं। ये SHO आनंद कुमार हैं, रिटायर्ड हैं, ये भी राज्य कार्यकारिणी के मेंबर हैं। तो आपके पास राज्य कार्यकारिणी के मेंबर भी आपके नज़दीक हैं। जो प्रधान है, उपाध्यक्ष जो आपके, वो भी आपके ज़िले से ही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इन लोगों को लेके आगे बढ़ेंगे और इस रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का, बाबा साहब की संस्था का काम शुरू करेंगे। सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।